नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप एक दिवसीय बीजापुर दौरे पर रहे। बीजापुर जिले को 65.35 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। तो वहीं अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। विष्णुदेव साय जी के ये कोर्स पूर्ण होने पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर 32 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से अधिक भूमि पूजन, 4 करोड़ 15 लाख से अधिक लागत से लोकार्पण, कुल 36 करोड़ 41 लाख से अधिक राशि की यहां विकास कार्य का सौगात बीजापुर जिला को मिला है। और बीजापुर जिला निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है। आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में अभी दूसरी बार बनी है। आप सबको मालूम है, आज से मैं हर बार आता हूं तो याद कराता हूं 25 साल पहले का, जो 25 वर्ष पहले हम सबका राजधानी भोपाल था, मध्य प्रदेश राजधानी के हिसाब से, और वहां से कोई भी अधिकारी कर्मचारी को यहां भेजा जाता था। उस अधिकारी कर्मचारी के मन में एक भय होता था कि बस्तर क्षेत्र में नहीं जाना है, बस्तर काला पानी की सजा की तरह है। वहां का कोंटा वाला क्षेत्र, भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र, एक समय ऐसा होता था कि वो मांग करते थे कि हमको यहां से अलग करो, हमको कभी तेलंगाना में शामिल करो, कभी हमको आंध्र में शामिल करो, कभी महाराष्ट्र में शामिल करो। ये स्थिति होती थी। दूसरे प्रदेश के लोग यहां के विकास कार्य को देखने आ रहे हैं। तो ये आप सबको मैं उसके लिए बधाई देता हूं। और आज हमारा ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लगातार कभी कल्पना नहीं किए थे। और जिन लोगों ने हमको इसी स्थिति में बनाकर रखा था, वो सबसे बड़े दोषी है। देश की आजादी के बाद सबसे लंबा समय इस देश में, इस राज्य में यदि किसी का सरकार रहा तो वो कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी हमारे आदिवासी भाइयों का हित नहीं चाहा, कभी हमारे बीजापुर वासियों का हित नहीं चाहा। आज बीजापुर वासियों जा रही है। आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी निर्वाचन आयोग का कोई निर्धारित समय या कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। तो वहीं लेकिन कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की ओर से जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर अभी से सभी थाना चौकियों को निर्देश जारी कर दिया गया है, जिससे ग्राम कोटवारों का थाना स्तर पर सम्मेलन कराकर उनको चुनाव से पूर्व ग्राम पंचायतों में किसी भी आपराधिक गतिविधियों को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा है। कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने थाना प्रांगण में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कटघोरा थाना क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों के कोटवारों का सम्मेलन आयोजित किया। तो वहीं इस दौरान कटघोरा की तहसीलदार प्रियंका चंद्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोटवार सम्मेलन कराने का आदेश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य में कटघोरा तहसीलदार मैडम की उपस्थिति में थाना कटघोरा क्षेत्र के सभी कोटवारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें चुनाव से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर इन्हें सतर्क रहने और कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल हमारे संज्ञान में लाने के लिए निर्देश। आज आगामी जो पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसके संबंध में सभी कोटवारों को अपन थाना और तहसील स्तर पर बुलवाए थे और उनको एक आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि अपने अपने गांव में कुछ भी अगर अनुचित घटनाएं होती हैं तो उसके संबंध में हमको तत्काल जानकारी दें और अपना जो उनका गांव में सूचना केंद्र है उसको थोड़ा एक्टिव करके रखें और उचित समय में जानकारी देने को कराएं। कोटवारों का सम्मेलन रखा गया था श्रीमान थाना प्रभारी कटघोरा एवं तहसीलदार कटघोरा के द्वारा। इसमें पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में आज पूछताछ किया गया, जिसके संबंध में जानकारी दी गई कि अपने क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि है चुनाव के संबंध में या कुछ अवैध है, उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की गई और तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को दिया गया। चुनाव के समय में अगर फोन के माध्यम से सर्वप्रथम थाना प्रभारी को सूचना देना, उसके पश्चात
तहसीलदार को। कितना नंबर कितना हो गया? सेवा सहकारी समिति के उपार्जन केंद्र खरकेना में धान बेचने पहुंचे किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। किसानों ने खरीदी केंद्रों में व्यवस्था और समय पर भुगतान, इसके साथ ही किसान हितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि शीघ्र टोकन कटने, माइक्रो एटीएम की सुविधा से किसान खुश है। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्र पहुंचने पर उन्हें किसी भी अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। उपार्जन केंद्र खरकेना पहुंचे ग्राम मुरू के किसान हरिदास मानिकपुरी ने बताया कि वो 40 क्विंटल धान बेचने के लिए आए थे और केंद्र में उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने से किसानों को लाभ मिल रहा है। तो वहीं ग्राम मेड़पार छोटा के किसान राजकुमार कौशिक ने भी बताया कि वो 97 क्विंटल धान बेचने के लिए पहुंचे हैं। सरकार के द्वारा संवेदनशील पहल करते हुए किसानों को समय से पहले भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल रही है और किसान आर्थिक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं समिति के प्रबंधक कृष्ण गोपाल कौशिक ने कहा कि केंद्र में अब तक 41,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 34,000 क्विंटल धान का परिधान किया जा रहा है। इसके साथ ही धान का शीघ्र उठाव कर संग्रहण केंद्रों में पहुंचाने की भी त्वरित व्यवस्था की गई है। सेवा सहकारी समिति सकर्रा के उपार्जन केंद्र खरकेना है। यहाँ अभी तक 41,000 क्विंटल खरीदी हो चुके हैं, जेमा की 34,000 क्विंटल हम परिधान कर चुके हैं। बचत शेष धान है अभी हवा है, जेमा अभी हमार गाड़ी लग के जाते, जेमा हमारे विष्णुदेव साय जी के सबसे महत्वपूर्ण ये रोल ये है कि कि जियो कटवा के यहाँ से माल जल्दी मिल तक या संग्रहण केंद्र तक के पहुंचावत है, जेमा किसान मतलब भी कोई असुविधा नहीं हुआ थे। यहाँ हम 3 क्वालिटी के धान खरीदथन, मोटा, पतला और सरना। जेमा मोटा के रेट हवा अभी 2300 रुपए, सरना के भी रेट हवा 2300 रुपए और पतला के रेट हवा 2320 रुपए। जेमा मिल वाला मन ही जो डीओ करते वो हिसाब से वो मन धान लेके जाते, वो गुणवत्ता चेक करे के बाद यहाँ हमारे किसान मतलब कोई प्रकार के असुविधा नहीं हुआ अपन है ना। और यहाँ हमारे साय सरकार है सबसे अच्छा ये है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक खरीदी केंद्र हवा है, जहाँ से किसान मतलब धान बेचे में कोई प्रकार के असुविधा नहीं होते। यहाँ तक की पेमेंट भी है 3 दिन के अंदर पेमेंट आ जावत है, जेमा किसान बन जाके बैंक से भुगतान अपन पावत है। नाम हरिदास मानिकपुरी है, ग्राम मुरू के रहिया हूँ। मोर धान आज आए मंडी 40 क्विंटल, कट्टी में हवा 100 कट्टी और हमन वजन भर के लेके आए हमन 40 किलो 800 ग्राम बोरी के साथ। और बढ़िया उठान हुआ थे, जगह बढ़िया बना थे वह, तेकर वजह से हमको सुविधा हुआ थे और बढ़िया पानी उनी की व्यवस्था रखा थे वह घला मंडी वाला मन है। और जो विष्णुदेव साय सरकार है ओखर ये योजना में बहुत अच्छा हमार धान के ज्यादा दाम मिल पावत है वह और समय से पहले हमका पैसा मिल पावत है। वो नाम राजकुमार कौशिक, ग्राम मेड़पार छोटा, वहाँ में किसान हूँ। 140 कट्टी धान लेके आए हैं, 95 क्विंटल 40 किलो। अभी तक तो कोई समस्या नहीं दिखा थे हमारे नजर में, लगभग बराबर है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं हमन के, हमारे समय के पहले धान के पैसा उपलब्ध हो जाते हैं। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की 9वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर के वनमाली सृजन पीठ में साहित्यिक विमर्श का आयोजन किया गया। तो वहीं इस अवसर पर आमंत्रित वक्ताओं की ओर से हर खबर के साथ अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की संस्कृति इतिहास से संबंधित उनके संकलन का प्रकाशन किया जाएगा। आप सब
तो आप एक चीज कहा था कि जहाँ भी साहित्य है जी वहाँ पर जो मानस है, मानसिकता है, जो व्यवहार है जी जी वो अपेक्षित है और समाज को आगे बढ़ने से रोकता है। जी जी इसको थोड़ा से व्याख्यात करें। हाँ, यहाँ इससे मेरा तात्पर्य ये है कि साहित्य जो है मनुष्य की आत्मा को जो है विकसित करता है और उसे डेवलप करता है। जब तक हम आत्म रूप से उन्नत नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तब तक हम भौतिक रूप से कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, समाज में वो कहना चाहिए कि शांति जो है, खुशहाली, वो नहीं आती है। जी 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 मेरा मानना है कि साहित्य जब अपनी पराकाष्ठा पे हो तो वो जनमानस से जुड़ता है। जैसे तुलसीदास जी ने एक साहित्य लिखा, आज वो जन जन तक, घर घर में बच्चे से लेके बड़े सभी उससे परिचित हैं, सभी उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य ही समाज को बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है, उसे मार्गदर्शन दे सकता है। ये ताकत साहित्य में ही है। ये दरअसल ये प्रश्न आपने थोड़ा सा तकनीकी प्रश्न पूछ लिया। चूंकि मैं साहित्य को उस निकटता के साथ मैंने नहीं उसको पढ़ा है, जाना है। हमने कहा कि पढ़ाना भी साहित्य है। नहीं, वैसी व्याख्याएं तो हम फिर कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विधा हो, जो हमें उद्वेलित करे, हमें चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित करे, वही विधा उचित मानी जा सकती है। हाँ, लोक साहित्य जो है, आपने देखा कि जो अधिकतर हमारी परंपराओं से चलता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ के जनमानस हैं, वो परंपराओं पे आधारित जो लोक गीत हैं और जो लोक परंपराएं हैं, उन्हें वो दोहराते हैं और वो समाज में उसे प्रक्षेपण उसका करते हैं। निश्चित रूप से हम सब उनके ऋणी हैं। उन्होंने जो समाज के लिए अपनी धरोहर हम सबको बीच छोड़ गए हैं, और उनका साहित्य सदैव से हमारे समाज को एक मार्ग रास्ता दिखाता रहेगा और वो आज भी प्रासंगिक है। हमें उसे जनमानस तक ले जाने का कार्य करना है, संगोष्ठियों के माध्यम से। स्कूल कॉलेज में भी हम उन्हें किसी न किसी रूप में वहाँ ले जा सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साहित्य से परिचित हों और उनसे प्रेरणा लें। साहित्य जो होता है वो लोक के लिए होता है, और डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा का जो साहित्य है वो लोकव्यापी हो, उस दिशा के लिए आप क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आगामी कार्यक्रम 1 मई को उनकी जयंती समारोह के रूप में मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। उनके कृतियों को जो अप्रकाशित है उनको प्रकाशित करने, और जो प्रकाशित हो चुकी है लेकिन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उन सारी कृतियों का फिर से प्रकाशन करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उनमें से तिरिया जन्म झलिदे, सुसक झन कुर्री सुरताले, ये 2 कृतियां उनकी पिछले साल 2023 में प्रकाशित हुई हैं, और मां महामाया दिव्य ज्योति धाम रतनपुर इस वर्ष जो है वो प्रकाशित होकर के उपलब्ध हो गई है पाठकों के पास। आगामी योजना हमारी जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा और गुड़ी के गोठ, जो उनका छत्तीसगढ़ी संकलन है, इसके प्रकाशन की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि 1 मई को जयंती समारोह में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा और गुड़ी के गोठ का विमोचन समारोह हम आयोजित कर सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। कोरबा के कटघोरा जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में लगभग 2 साल पहले एटीएम मशीन लगाया गया, जिसके बाद किसानों को एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जहां किसान लाइन में बिना लगे
एटीएम मशीन से राशि निकालने लगे। लेकिन कटघोरा ब्रांच के 6 समितियों में 15,000 किसान पंजीकृत हैं, तो वहीं महज 1,000 किसानों को ही एटीएम सुविधा अब तक मिल पाई है। बाकी बचे लगभग 14,000 किसान एटीएम से वंचित हैं, जिन्हें मजबूरन लाइन में खड़े होकर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं इस मामले को लेकर प्रबंधक का दावा है कि ये किसान हस्ताक्षर करना नहीं जानते, लेकिन कुल पंजीकृत किसानों में 70% किसान हस्ताक्षर करते हैं। हाँ, सुनील दास महंत, ग्राम डोंगरी। आप क्या है, किसान? आज मैं किसान हूँ डोंगरी का। यहाँ की क्या समस्याएं हैं? आपका एटीएम बना है कि नहीं बना? एटीएम अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन एटीएम बन जाता तो सहूलियत होता। आप दस्तखत करते हैं? दस्तखत करता हूँ। तो यहाँ प्रबंधकों का ये कहना है कि किसान दस्तखत करते हैं, हम लोग सभी को एटीएम प्रदान करवा चुके हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी जो किसान दस्तखत करते हैं उनका भी अभी तक एटीएम नहीं बना है। तो हम निवेदन करते हैं कि तत्काल एटीएम। बैंक वाले कभी आपको बताया है एटीएम बनाने के लिए? नहीं, अभी आज तक तो नहीं बताया। मैं शेखर सिंह बोल रहा हूँ, मैं कटघोरा के पास। हाँ, मोर करा एटीएम में कभी कभी मैं निकालता तो निकलते थे, जब वो ज्यादा नहीं निकालो। तो क्या दिक्कत आती है? दिक्कत में ये कि मतलब लगिस की जो कम पढ़े लिखे है बोला ऑपरेट करे में दिक्कत जरूर से लगिस बोला काबर की भीड़ भी नहीं रहे, इसका दुखा रखे तो हो सका ऑपरेट नहीं कर पाए, तो उसके कारण नहीं आया हमारा लगते। और किसानों के पास एटीएम नहीं? हाँ है ना? हाँ, आपके पास तो एटीएम हाँ, तो और किसानों के पास एटीएम नहीं है, उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। हाँ, एटीएम नहीं है तो वो दिक्कत है। एटीएम और रहने सुविधा होला, और अभी शायद ब्रेक है शायद बने में कुछ, और किसान मतलब बना के सब देना जरूरी है, तो कोई सुविधा मिले भीड़ कम रहे। ग्रेजुएशन कश्यप, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी केंद्र में शाखा कटघोरा। हमारे कटघोरा ब्रांच में कुल 6 समितियां हैं, जिसमें 15,000 के आसपास किसान पंजीकृत हैं, जिनका सभी का खाता हमारे बैंक में संचालित है। कितनों का एटीएम? इसमें प्रधान कार्यालय से जो 1,000 प्राप्त हुआ था एटीएम, पूर्ण रूप से वितरण किया जा चुका है। आगे एटीएम के लिए पत्र लिखा गया। एटीएम के पात्र कैसे किसानों को दिया जाता है? एटीएम धारक पढ़े लिखे होने चाहिए, जो उसको चलाना जानते हो, वो पात्र में आते हैं। अभी कई किसान ऐसे हैं जो हस्ताक्षर करना भी जानते हैं, लेकिन उनको एटीएम प्रोवाइड नहीं किया गया है। जी, प्रधान कार्यालय प्राप्त होने पर उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ किसानों का कहना है कि हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे रहते हैं, हमारे एटीएम नहीं, कभी कभी पैसे की भी राशि जो है आराम नहीं हो पाती, तो ऐसे स्थिति में क्या? देखिए, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है, उसको समय में सॉल्व कर लिया जाता है, ऐसे दिक्कत तो नहीं है। अभी एटीएम में पैसे हैं? जी, अपने पैसे हैं, संचालित हो रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम की स्थिति दयनीय है। अंबिकापुर के साफ सफाई की जिम्मेदारी निगम और शासन प्रशासन की है, लेकिन अंबिकापुर धूल से शराबोर नजर आ रहा है, जिससे कई तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। यही अंबिकापुर को साफ सफाई में पहले नंबर पर आने के बाद भारत सरकार ने लगातार 3 साल प्रशस्ति पत्र से नवाजा था, लेकिन आखिर कैसे बदली अंबिकापुर की दशा और क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। जहां एक समय में अंबिकापुर को साफ सफाई में पहले नंबर पर आने के बाद भारत सरकार ने लगातार 3 साल प्रशस्ति पत्र से नवाजा था, वहीं यही अंबिकापुर अपने कई प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो साफ सफाई हो या सफाई कर्मी की बात हो या फिर रोड या नाली का निर्माण हो। ऐसे ही कई परेशानियों से अंबिकापुर के लोग जूझ रहे हैं।
लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों? दरअसल एक क्षेत्र को सुंदर और लोगों को रहने के लायक बनाना वहां के नगर निगम और पार्षदों के हाथ में होता है। लेकिन जब पार्षद को शारीरिक तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें वेतनमान कई महीनों से नहीं मिला हो, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। वही पार्षदों का कहना है कि हम 23 वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उन्हें वेतन नहीं दे रही है। उन्हें भी कई स्टाफ को वेतन देना होता है। कई पार्षद आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, और जब हम वेतन पर निर्भर हैं और वेतन ही ना मिले तो फिर हम अपने स्टाफ को कैसे वेतन देंगे? को वेतन नहीं मिल पा रहा है, 23 माह से वेतन नहीं मिला है, तो इसमें मैं राज्य सरकार को दोषी मानती हूँ। क्या है ना, बहुत सारे पार्षद आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, स्टाफ को वेतन देना होता है, मेंटेनेंस के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो लोग ये सोचता है कि भाई तनख्वाह आएगा तो हम देंगे, मगर क्या है, सरकार ही वेतन नहीं दे पा रही है तो हम कैसे करेंगे काम? सरकार को सोचना चाहिए। मैं इस चीज को सरकार को ही दोषी मानती हूँ कि हर हाल में 23 माह से हम पार्षदों को वेतन नहीं मिला है। अगर सर बोला जाए 21 महीने से मानदेय हम लोगों को नहीं दिलाया है, तो ये सरकार की बहुत बड़ी एक तरह की केयरलेस चीज सामने आती है कि बिल्कुल अनसुना करना। 1-2 महीना मायने रखता, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने भी मायने रखता है। लेकिन आप ये सोचिए कि लॉकडाउन जो था एक अजीब सा समय था सब लोगों के लिए। मैं यहाँ शासन विशेष या दल विशेष का कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक यहाँ पे एक बहुत वही मामले को लेकर विधायक प्रबोध मिंज का कहना है कि मामले की जानकारी प्रशासन स्तर पर लिखी पड़ी हुई है। चुनाव से पहले वेतन की राशि आ जाएगी। शासन से प्रशासन की नियुक्ति का पत्र आया है, लेकिन शासन की तरफ से कहा गया था कि अगर जब तक कोई प्रशासक नहीं आ जाता तब तक निगम को इसका भुगतान करने को कहा गया था। लेकिन अब निगम की भी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे निगम के दिया जा सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निपटारा हो। वहीं इस मुद्दे को पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.सी. सिंहदेव ने कहा कि मामले की सूचना मिली थी। मेरी जानकारी के मुताबिक इनका वेतन निगम को अपने आय के स्रोतों से देना था, लेकिन अब तक जो कमिश्नर आए हैं उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। इसकी जवाबदेही शासन की है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही हुई है, शासन से सहयोग मिलना चाहिए। इसमें मेरी जानकारी में जो व्यवस्था है वो निगम को अपने मद से देना था, अपने आय के स्रोतों से देना था। और अभी तक जो कमिश्नर आए उन्होंने व्यवस्था नहीं की, तो वो भी शासन के अंग हैं, तो उस हद तक शासन की जवाबदेही है। लेकिन लापरवाही कमिश्नर जो रहे उनके माध्यम से हो रही है। अभी मैंने सुना कि वर्तमान में कुछ दुकानों की नीलामी करके राशि जो आएगी उससे दिया जाएगा। यहाँ पर नगर निगम की दयनीय स्थिति बताई जा रही है, इस पर कहाँ तक सही है? क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? कुछ अपनी आमदनी होती है निकायों की और कुछ शासन से सहयोग मिलता है, तो शासन से अधिक सहयोग मिलना चाहिए। पिछले कुछ सालों से नहीं मिलता रहा है, बीते 1 साल से भी नहीं मिला है उतना। कुछ लोग कहना है कि जब भूपेश जी थे उसमें उनको वेतन बनाया था और उसके बाद जब कोरोना काल से कुछ बार फिर प्रतिबंध लग गया, ऐसा कुछ है? प्रतिबंध की बात नहीं है, इसमें नगरीय निकायों को डायरेक्शन मिले होंगे कि आप अपनी आमदनी के स्रोत से इसको दीजिए। पार्षदों को देने वाली राशि वो शासन अलग से मुहैया नहीं करेगी। हाँ, ये जानकारी में है, लगभग 19 महीने से मानदेय नहीं मिला है पार्षदों को, और शासन स्तर पर चिट्ठी की लिखा पढ़ी तो हुई है। और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले या बहुत जल्दी वो राशि आ जाएगी। और यदि कोई दिक्कत भी हुई, क्योंकि आज अधिसूचना मतलब जो कार्यकाल समाप्त होने का समय आ गया है, और आज वो चिट्ठी भी शासन से आया हुआ है कि उसमें प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो यदि इस बीच में यदि पैसा नहीं भी आ पाएगा तो जब भी आएगा उन पार्षदों के खातों में चला जाएगा, क्योंकि वो उनका हिस्से का है। उनको मानदेय का जो नियम है, प्रक्रिया है, उसके तहत उनको देना तो है। और शासन जो जानकारी आई थी वो शासन स्तर से अभी कुछ पत्राचार हुए थे या मौखिक बात भी हुई थी। आयुक्त महोदय ने जैसा बताया है कि उनका ये था कि जब तक शासन से नहीं आता है तब तक निगम के किसी मद से उस पर भुगतान करें। लेकिन निगम की भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं छोड़ी गई, नहीं है कि उसे निगम से दिया जा सके। शासन स्तर से चर्चा हो रही है, बात हो रही है, प्रयास करेंगे कि जल्दी हो जाए।
बहरहाल आगामी 7 जुलाई को कार्यकाल नगर निगम में समाप्त हो रहा है। ये बड़े असमंजस की बात है, आने वाले समय में जो वर्तमान पार्षद है उन्हें उनका वेतनमान मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या पहल करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।